नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज सीधे अपने अतिथि के पास चलते हैं। हमारे साथ फिर हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। दर्शकों, देवरिया उत्तर प्रदेश से एक घटना जहां पे कुल मिला के लगभग आधा दर्जन व्यक्तियों की मौतें हुई और उनमें से एक पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन दूसरी तरफ भी एक हत्या हुई। ये क्राइम का मामला है। अच्छा, क्राइम का मामला है तो इसकी वजह क्या है? देखिए, जर जोरू जमीन एक बड़ी पुरानी कहावत है, लेकिन ये बीते तमाम दशकों में किस तरीके से राजनीतिक संरक्षण में एक माफियागिरी के रूप में आया, वैसी जमीन पर ही शायद ये देवरिया की घटना है। देखिए, हत्या है, पुलिस अपना काम कर रही है, मुकदमे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हैं, वो सारी चीजें हैं, वो खबरों की बातें हैं। लेकिन कहाँ से इस तरह की मानसिकता आती है बाबा जी? ये कहाँ से? क्योंकि देखिए, इसी देश ने जमींदारी देखी है, जातीय सामंती जो है कब्जा देखा है। तो ये बदले दौर में ये किस तरह की है जहां पर राजनीतिक संरक्षण में माफियागिरी, इस तरह की भूमाफिया जैसे एलिमेंट पैदा होते हैं। देखिए ये अवनीश जी, अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर नजर दौड़ाएंगे ना, तो भारत में जमीन हमेशा से बहुत ज्यादा संवेदनशील विषय रहा है। और जमीन, और स्पेशली बाप दादाओं की जमीन, पुश्तैनी जमीन से भारत का जो लगाव है वो बहुत ज्यादा, मतलब प्रबल भावनात्मक संवेग पैदा करता है। एक्सट्रीमली इमोशनल मैटर। तो सर, जमीन से लगाव तो है और रहेगा। और भारत, और अच्छा, पूर्वांचल में कुछ ज्यादा, पंजाब में नहीं देखता हूं मैं। पंजाब में तो पंजाबी एक सेकंड में अपनी नई जमीन बेच देगा, नई खरीद लेगा, फिर उसको बेच देगा, बेच के चला जाएगा कहीं पर। सर, इस मामले में पूर्वांचल वालों को मैंने देखा है, मतलब चाहे कुछ हो जाए, जमीन नहीं बिकनी चाहिए। जमीन बेच देना मतलब बहुत बड़ा एक वो होता है। तो सर, अच्छा, दूसरी एक और समस्या आई है सर। बहुत ज्यादा जनसंख्या का दबाव होने के कारण जमीनें कम हैं और लोग इतने ज्यादा हो गए हैं, तो जमीन की हो गई है बहुत ज्यादा कमी। तो जमीन के लिए इसलिए भी ज्यादा मारामारी हो रही है, और जमीन का दाम इतना बेतहाशा बढ़ गया है कि कई बार तो यहाँ पंजाब में बैठ के जब मैं अपने उत्तर प्रदेश के एकदम बैकवर्ड एरिया में जमीन का रेट बताऊं तो लोगों को विश्वास नहीं होता। तो क्या बात कर रहे हैं? अरे मैंने कहा, हमारे यहाँ गांव में भी 60 लाख रुपए एकड़ आप जमीन खोज नहीं सकते। साल भर आप खोजते रह जाइए, आपको 1 एकड़ जमीन नहीं मिलेगी। तो सर, जमीनों की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, जमीनें कम है, खरीदार ज्यादा है। अच्छा, पूर्वांचल में एक चीज और हुई है सर, इसको भी नोट करिए भाई। पूर्वांचल का आदमी को जब वहां रोजगार नहीं मिला तो वो दिल्ली, बंबई, लुधियाना, सूरत चला गया, वहां जाके पैटी जॉब्स करने। पैट जॉब नहीं, जो ये बिना पूंजी का जो धंधा करते हैं, बिल्कुल। तो सर, वो सब 1000 रुपया रोज कमाने लग गए। मुंबई में हमारे गांव का एक परिवार है जो मुंबई में गले में लटका के चना और चबेना बेचता है। 4-6 लोग हैं उसको। वो सब 1000 रुपया प्रति व्यक्ति रोज कमाता है। जो आदमी 5000 रुपया रोज मुंबई में कमा रहा है, तो साल 2 साल में 1 एकड़ जमीन खरीदने लायक तो पैसा बना ही लेता है, बड़े आराम से, है ना। अरे 5000 रुपया जो रोज मुंबई में कमा रहा है एक परिवार, तो 2 साल में एक बीघा जमीन लायक तो पैसा, तो वो कहेगा भैया गांव में कैसे हूं 1 बीघा जमीन मिल जाती। तो सर, ऐसे लोग तो आजकल घर घर हैं जो हर 2-3-4 साल में 1 बीघा जमीन खरीदने की औकात रखते हैं। जमीन पूर्वांचल में है नहीं। अच्छा, दूसरी चीज सर, हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, साधु दुबे जैसे, जो कि नावल्द होंगे, या कुछ लोग शराब, जुए इत्यादि में अपनी जमीन औने पौने दामों में बेचने वाले होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बेटियां ही हैं, सिर्फ समाज को जमीन देनी है। बड़ी बात। तो ऐसे में सर, जो भू माफिया किस्म का आदमी होता है ना, वो ऐसे लोगों पे निगाह रखता है। साधु दुबे वाज वन ऑफ देम है। साधु दुबे पे इस भू माफिया की निगाह थी,
और सर एक बात बताइए, आप भी तो पूर्वांचल में हैं, आपकी खुद की जमीन जायदाद बारी बगीचा है, हमारा है सर। एक बिस्सा जमीन बदे कुल कर्म हो जाला, एक बिस्सा जमीन बदे। कई एक बिस्सा जमीन जो है, हाँ एक बिस्सा जमीन जो है 1360 वर्ग फीट होती है। हमारे यहाँ पंजाब में जो है 5-6 मरला जमीन, एक मकान, एक बिस्सा में एक मकान शहरी आराम से बन जाता है सर। यहाँ तो 9 बीघा जमीन है सर, पूरी कॉलोनी कट जाएगी। और वो भी जमीन, रोड की जमीन है सर। आपने वो उसका वो देखा है वीडियो? जी 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 सर रोड पे है जमीन। तो एक भू माफिया ने एक मजबूर आदमी या लाचार आदमी या दिमागी रूप से थोड़े से कमजोर आदमी से औने पौने में सर, आज से जब 2014 में जमीन लिखाई गई थी तब उसकी मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए थी, आज तो लगभग 4 करोड़ रुपया है आज। बिल्कुल बिल्कुल। और उस आदमी ने मात्र 5-7 लाख रुपए में लिखा लिया। आपको मालूम है ये बात? जी जी सर उतने में एक बिस्सा जमीन वहां नहीं मिलेगी। उस रोड पर अगर आज आप जमीन लेने जाएंगे ना, उतने पैसे में एक बिस्सा जमीन नहीं मिलेगी। उस आदमी ने 9 बीघा जमीन लिखा लिया। काहे ना हुई भैया मार। तो सर इसके बड़े समाज शास्त्रीय विवेचना होगी इस घटना की। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा जब आप ये कह रहे हैं तो आपके सामने भी एक वाकया रखूं, और वाकया नहीं ये मतलब हकीकत है, सच है। यहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बाकायदे विक्रमादित्य मार्ग हुआ करता है, जहां बड़ी बड़ी कोठियां। आप सोचिए कि कुछ ही सालों में उन तमाम कोठियों में से 4, 5, 6 कोठियां, कहीं होटल बन रहा, कहीं ऑफिस चल रहा, कहीं रहा जा रहा, कहीं चचा रह रहे, कहीं भतीजे रह रहे, मतलब एक परिवार ने कब्जा कर लिया। ऐसा क्या हुआ कि अच्छा सबकी रजिस्ट्री है साहब, सब खरीदी गई है। हाँ। ये बताइए करोड़ों की उन बंगलों पर आपने खरीद के होटल बनाने का ज्ञान पाल लिया, लेकिन जिसकी वो प्रॉपर्टी है, जो खुद व्यवसायी है, तमाम लोग ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग इतने मजबूर थे कि खाने को नहीं था कोठी के सिवाय, और अरे नेताजी बस लिखवा लीजिए, ऐसा तो है नहीं। तो ये तो जबरिया खरीद, इसका एक मतलब साक्षात यहाँ उदाहरण बैठा हुआ है। तो ऐसी संस्कृति जब कभी रही हो राजनीतिक दलों की उत्तर प्रदेश में, भाई 2017 से पहले पूरा इतिहास रहा है इन तमाम चीजों का, तो वही नमूना क्या आप देखते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी दिखाई दे रहा है ये देवरिया वाले मामले में भूमाफिया का। सर देखिए, यदि कोई चीज ऊपर से चलेगी तो नीचे तक सर वो तो ग्रेविटी पुल करती है सर। अगर विक्रमादित्य मार्ग पर प्रदेश का मुखिया भूमाफिया बन जाएगा तो सर वो गांव तक परकोलेट होगी, वो सामाजिक नियम बन जाता है। आपको याद होगा राजेश पांडे साहब, जो आईजी साहब रिटायर हुए, जो किस्सा गोई चैनल चलाते हैं, उन्होंने इसी अतीक अहमद का एक कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया था कि कौन सी व्यवसायी परिवार था, एक बेचारे कोई थे, उनकी बड़ी प्राइम लैंड पे ये अचानक अतीक अहमद का ग्रुप पहुंचा और जाके घेरने लग गया। होटल व्यवसायी थे, उनके होटल में पहुंचे थे ये सारे लोग। नहीं होटल में नहीं था, खाली लैंड पड़ी थी पीजीआई के जाके कर लिया था, बाद में धमकी वगैरह देने पहुंचे थे। हाँ तब ये लोग पहुंचे, उसके बाद वो तो ये शायद एसएसपी थे अपने राजेश पांडे साहब, तो इन्होंने फिर तुरंत जो है फोर्स भेज के और जाके उसको किसी तरह उस जमीन को बचाया था। वो तो अगर पांडे साहब जैसा जाबाज, दिलेर और ईमानदार अफसर न रहा होता तो भूमाफिया ने वो जमीन कब्जा कर ली होती और दुनिया कोई ताकत छोड़ा नहीं पाती। बिल्कुल। तो सर जब देखिए, ये मैंने बोला ना, भूमाफिया इसलिए पनपता है कि सरकार भूमाफियाओं की बन जाती है। जो विक्रमादित्य सर, जब एक परिवार विक्रमादित्य मार्ग पर ही पूरा कब्जा कर लेगा, है साम दाम दंड भेद से विक्रमादित्य मार्ग को अगर लिखा सकता है, तो फिर एक कोई प्रेमचंद यादव फतेहपुर में काहे नहीं लिखा लेगा देवरिया। और आप देखें ना ये घटनाक्रम कब का है, 2012, 13, 14 उसने रजिस्ट्री जो कराई है वो 2014 में कराई है, तब अखिलेश जी की सरकार। कैलेंडर बताता है। हाँ
हाँ, वो कैलेंडर बताता है। 2014 में अखिलेश जी की सरकार थी और प्रेमचंद यादव अगर जमीन लिखा रहे हैं तो जिला प्रशासन की औकात है कि मना कर देगा कागजात करने से? बताइए। जिस जमीन पर उस व्यक्ति ने, जो अब नहीं रहा, उसने घर बनाया है, वो भी रिकॉर्ड्स में निकल के आ रहा है कि ग्राम समाज की जमीन। जी। तो अच्छा, एक समय था इसी उत्तर प्रदेश ने, भाई 3 दशकों के बाद, लगभग 2017 के बाद जो है एक राजनीतिक परिवर्तन किया, है ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उससे ऊपर जो है एक योगी ब्रांड, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का, इनकी जो एक लॉ एंड ऑर्डर को लेके और एक निष्पक्षता को लेके वो सब बातें हैं। अब देखिए इसी मामले में बाबा जी, होता क्या था कि एक और एंगल है, वो है सरकारी ऑफिसेज, यानी जिम्मेदार सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों का। इसी में एक ऑर्डर कल या परसों ही मुख्यमंत्री जी ने एक ऑर्डर किया है कि अगर रेवेन्यू यानी जमीन जायदाद से जुड़े हुए किसी मामले में कोई भी क्रिमिनल घटना अगर घटती है, कोई मारपीट हो जाती है, इस तरह के नृशंस हत्याकांड हो जाते हैं, तो जो इमीडिएट अमीन, पटवारी और ये आपके जो है लेखपाल, यानी तहसील स्तर की जो रेवेन्यू की तहसील, इकाई हाँ, होती जी है, जी। तहसील स्तर की, उसको प्राइमा फेसी, क्या मतलब, पहला जिम्मेदार बनाया जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो सीधे सीधे ये है कि देखिए ऐसी तमाम चीजें कैसे होती हैं, बिना लेखपाल के, बिना अमीन के, बिना कानूनगो के, बिना पटवारी के हेल्प के, जो कागजों में इस तरह की करते हैं, जो टेक्निकल। अब इसमें क्या हो रहा है कि साहब हमने लिखवा लिया, या ऐसा बहुत होता है जबरिया, तो उसमें सिस्टम में मिला रहता है। इनका कैसा, कितना एक गठजोड़, भाई ये भी तो एक बात आती है ना। एक तरफ राजनीतिक पार्टी, दूसरी तरफ क्रिमिनल, और तीसरी तरफ ये रेवेन्यू के जो एक स्ट्रक्चर है पूरा। तो इसका एक सिलसिला लगातार उत्तर प्रदेश में देखा गया है। लेकिन अब क्या इसमें कोई बदलाव, आप भी समाज में घूमते हैं, मिलते हैं, कोई बदलाव अब उस मानसिकता में दिखाई देता है? पहले तो ना मैं आपने जो सवाल पूछा, मेरे उसमें एक जिज्ञासा थी कि बाबा जी ने ये जो ऑर्डर निकाला है कि तहसील के रेवेन्यू अधिकारी, पटवारी, अमीन कानून को जिम्मेवार होंगे, किस ये स्तर इस के? घटना हाँ, के बाद निकाला है या हाँ पहले ही जी, हाँ निकाल जी। दिया था? नहीं, इस इस घटना घटना के के बाद बाद निकल। निकाला। जी जी बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा कल अवनीश या भाई, परसों में। अच्छा अवनीश भाई, मैंने है ना एक बार किसी ने, एक किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने पूछा था कि लालू जी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल क्यों नहीं करते, उनके राज्य में इतनी अराजकता क्यों फैलती है? तो उन्होंने, तो जो एनालिस्ट था उसने एक जवाब दिया था कि अराजकता में लालू का जो वोटर वर्ग है ना, वो फलता फूलता पनपता है, एंजॉय करता है, उसको अराजकता सूट करती है अपने विकास के लिए। जो लालू का जो समर्थक और वोटर वर्ग है वो अराजकता में ही फलता फूलता है। सर ये सेम स्थिति जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार होती है ना, तो समाजवादी पार्टी में एक वर्ग है जो अराजकता पैदा करता है और उसी में फलता फूलता है, और वही समाजवादी पार्टी की ताकत है, मेन जो आधार है, जिसके बल पे समाजवादी पार्टी आज तक चली आ रही है ना, वह वर्ग अराजकता में फलता फूलता है। बिल्कुल, ये इकोसिस्टम तो एक होता है ना। जी जी। और आप पूरे प्रदेश में भू माफियाओं का रिकॉर्ड उठवा के देख लीजिए, मेजॉरिटी इसी एक वर्ग की मिलेगी। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, और एक खास टाइम में ग्रो की हुई मिलेगी, ये भी एक फैक्ट है। देखिए, हाँ हाँ, उसी दौरान आपको। और दूसरी चीज कि जबरदस्ती जमीनों पे कब्जा करना, गांव समाज की जमीनों पे कब्जा करना, पोखरी गढ़ही पाट लेना, चकरोड कब्जा कर लेना, गौचर कब्जा कर लेना, खलिहान कब्जा करना, पूरे गांव की आबादी कब्जा करना, खेल का मैदान कब्जा करना गांव में है, बंजर खलिहान, ये सब आप एक काम करिए, निकलवा के देख लीजिए। और जमीनों, मंदिरों और मठों की जमीनें कब्जा कर लेना,
ये भी एक मठों के और मंदिरों के पास 100 बीघा जमीन रही है सर, और उन तमाम जमीनों पे जितने कब्जे हुए हैं वो एक वर्ग विशेष द्वारा किए गए हैं और एक खास रिजीम में किए गए। बिल्कुल, और इसको तो बाकायदे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार खुल के सार्वजनिक मुख्यमंत्री रहते हुए कहा कि हमारे हिंदू मठों मंदिरों और इनके जो साधु बाबा लोग हैं, जो इनके महंत हैं, उनको चेत जाना चाहिए और समय रहते उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। आश्रम के जमीन के कागज कायदे ये फाइलें अच्छे तरीके से रखी जानी चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा जी। और उतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि हमारे गाजीपुर जिले में एक बहुत बड़ा मठ था, उसकी लगभग 60 बीघा जमीन दबंगों ने कब्जा कर ली थी। तो वो सब जब योगी बाबा 2017 में जब मुख्यमंत्री बने तो एक बार उनके यहाँ जाके पेश हुए, बोले महाराज, वहां अपने मंदिर पे गए थे गोरखपुर कि महाराज ऐसी हमारी लगभग 60 बीघा जमीन जो है दबंगों ने पिछले 30 साल से कब्जा कर रखी है, 30 साल से। तो फिर बाबा ने पर्सनली इंटरेस्ट लिया और वहां जाके फिर उनको प्रशासनिक अमले ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर जमीन खाली करके मठ के सुपुर्द कर दीजिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा आप लोग समझे। और 1 हफ्ते में जमीनें खाली हो गई। बाबा के आने के बाद मठ को कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, 1 हफ्ते के अंदर सारी जमीन मठ को वापस रिस्टोर करा दी गई। तो सर देखिए, इतनी तगड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति सिर्फ बाबा ही दिखा सकते हैं। मैंने आज तक ऐसी इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति जो बाबा ने दिखाई है ना इन मामलों में, वो आज तक किसी ने नहीं दिखाया है। पर सर ये समस्या इतनी व्यापक है कि हर गांव में आपको 150 बीघे जमीन ऐसी मिल जाएगी जो कि विवादित रही है, जिसपे दबंगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और बाकी बाकायदा रजिस्ट्री और खारिज दाखिल भी हो चुका है। तो वो पुराने केस देखिए ना, ये आखिर ये केस भी तो आखिर 10 साल पुराना केस हो गया ना। बिल्कुल। और इसमें इतने ज्यादा मुकदमेबाजी है कि सरकारें लाचार हो जाती हैं। हाँ, ठीक बात है। यहाँ एक और एंगल आपने अच्छा दिया, कोर्ट कचहरी वाला। सिविल के मुकदमे में कहा नहीं जाता है कि मुकदमा दर्ज करेगा जो है पर बाबा, और पोता जो है वो खेत का मेड़ का मुकदमा जो है वो लेके गांव में लड़ रहा है। और पूरब में तो बाबा जी आपको याद होगा, हर गांव में 2-3 मुकदमेबाज होते हैं जो मुकदमा एक्सपर्ट होते हैं, और अक्सर उनका जो है हर दूसरा दिन तहसील या जिले की कचहरी में बीतता है। लोग उनको ले जाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उनका भाड़ा कि वो मुकदमा लड़वाते हैं लोगों को। तो आखिर जिसने एक बगल से जी व्यापार बना लिया। देखिए, इसमें ना गांव समाज में 2-3 समस्याएं आती हैं। सबसे पहला तो जो जमीन रेहन रखने वाला एक सिस्टम है, सरकार को चाहिए कि इसको एकदम इसको हाँ, बंधक रखने वाला, इसको बहुत सख्ती से खत्म करे कि अगर कोई किसी की जमीन रेहन रखेगा तो उसपे तो क्या नाम युवापा और क्या नाम गंभीर एनएसए और मीसा जैसी धाराएं लगा के उसको उठा के बंद करिए कि तुम इतना शोषण कर रहे हो। कोई आदमी 1,50,000 के लिए है अपनी 10 बीघा जमीन, इस साधु दुबे ने मात्र 2.25 लाख रुपए में अपनी 9 बीघा जमीन रेहन रखी हुई थी सर आज पिछले 10 साल से। तो वो कौन लोग हैं जो ऐसे, इसको शाइलॉकिंग बोला जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि जो लोग नावल्द होते हैं, जिनकी संतानें नहीं होती या जिनकी सिर्फ बेटियां हैं, तो वो अपनी बेटियों को, अपने दामाद को वो जमीन देना चाहते हैं। तो उसमें जो भाई भतीजा है, जो दयादी है, वो बहुत, और उसमें हमेशा सर आप समाज का उठा के देख लीजिए, रिकॉर्ड डाल दीजिए, आपको हजारों ऐसे केसेस मिल जाएंगे जहां दामादों की हत्या जो है भाई भतीजों ने कर दी है जमीन के लालच में। बिल्कुल। तो सर है ना, तो ये बड़ी प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, और जब तक इस प्रकार की समस्याएं रहेंगी तब तक इस तरह ऐसी फतेहपुर की घटनाएं होती रहेंगी। बिल्कुल ठीक। भाई कोई नावल्द है, उस
हाँ अच्छा, ये नावल्द वाला जो आपने कहा ना, इसकी तो एक मैंने कहा ना कि कई कुटीर उद्योग साथ में पैदा होते हैं जब इस तरह के रेवेन्यू के, भाई हर दूसरे घर में, मैं तो पूर्वांचल की अगर बात करूं बाबा जी, तो आप भी जानते होंगे, और पूर्वांचल क्या है, क्या किसी गांव घर में चले जाइए तो गांव में शायद ही कोई दूसरा तीसरा घर ऐसा बचता होगा जिसका कोई न कोई सड़क अपना जो है नाली या रेवेन्यू से जुड़ा हुआ, राजस्व से जुड़ा हुआ कोई न कोई मुकदमा न चल रहा हो। तो ये एक पूरी संस्कृति का निर्माण हो जा, जो आप देख रहे हैं ना, तो उसमें एक खास जब पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो एक टाइम पीरियड पर वो शुरू होता है और वो फिर धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता है। और ये एक चीज और है कि जो गांव स्तर पर जो सामाजिक संरचना है उसमें क्या होता है कि एक दूसरे के छोटी चीजों पे, भाई देखिए ये कोई हाईवे की जमीन के लिए नहीं हुआ है, उसी गांव के थे ना, उसमें हुआ है ना। तो जहां संबंध भी है वहां भी इस तरह की बात हो जाना और बात हत्या तक पहुंच जाना, और इतनी निशंस हत्या तक। तो ये कितना कठोर कानून खाली बना देने से हो जाएगा कि समाज भी कुछ बदलेगा? सर देखिए, समाज के बदलने का इंतजार मत कीजिए। समाज, ये जो मान्यता है ना, जमीन से जो बाप दादा की पुश्तैनी जमीन से जो लगाव है, ये एक आध दिन में तो पैदा नहीं हुआ है ना। हमारे पिताजी एक बात कहा करते थे कि राजा जो है वो प्रजा से नहीं होता है, राजा जमीन से होता है। इसलिए जो कहते हैं युद्ध जब लड़े जाते हैं ना, तो हवाई सेना, हाई सेना, हाउ सेना जब फुल कर्म का हो जाला, तब अंत में आवेले पैदल सेना। पैदल सेना जाके जमीन पर कब्जा करती है, तब युद्ध जीता हुआ माना जाता है ना। ठीक बात। तो इसीलिए फौज की जो सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ी है, जो काम को फिनिश करती है, कि आपने सब हवाई हमला करके दुश्मन को परास्त कर दिया, पर जमीनियां तो पैदल सेना कब्जा करती है, एयरफोर्स नहीं करती है। ठीक बात। तो सर, राजा भूमि से माना जाता है, जमीन। और सर, भारतीय उपमहाद्वीप में जमीन का महत्व और जमीन से लगाव रहेगा। और अपराध शास्त्र कहता है साहब, अपराध के 3 मुख्य जर जरूर जमीन, आधार, तो जर जोरू जमीन। कहीं पर भी अपराध हो, सबसे पहले पुलिस ये देखती है कि इन तीनों में से क्या है एंगल, अपराध का कारण इन तीनों में से एक जरूर होगा। तो सर, समाज तो सर ये हजारों सालों की परंपरा है जो हमारे समाज में है, ये नहीं जाएगी। आज आप देखिए ना, आज किसानों के जितने आंदोलन हो रहे हैं, आज विकास कार्यों में सबसे बड़ी बाधा क्या है? जमीन। जमीन। किसान जमीन नहीं देगा, है, जमीन एक्वायर नहीं करने देगा, सरकार को जमीन नहीं। आज अमृतसर, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे सिर्फ इसलिए नहीं बन पा रहा है कि जमीन नहीं दे रहा है किसान। तो सर, इसके लिए आपको कानून के अलावा, सख्त कानून के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि आगे चल के जब इसमें जो है वो राजनीतिक पार्टी और सत्ता का जो है सीधे सीधे जब दखल हो जाएगा, रिश्तेदारी हो जाएगी माफियागिरी में, तब तो फिर समाज बड़ा जो है नैतिकता भगा के कर ही क्या लेगा। अगर मान लीजिए कुछ थोड़ा बहुत होता भी है, तो ये जो छौंका लग जा रहा है, जो लगता रहा उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे, तो 2017 तक रहा। देखिए, समाज में एक और बहुत बड़ा ट्रेंड रहा है, भूमाफिया पनपते कैसे, या माफिया जमीन में हाथ डालता क्यों है। हमारे यहाँ सैदपुर का एक बड़ा मशहूर केस हुआ है, चाची और भतीजे में विवाद था, और नेशनल हाईवे के किनारे की करीब 1.5 बीघा जमीन थी। अब वहां पे फुट में जमीन बिकती है, तो चाची की जमीन भतीजे ने, सगे भतीजे ने कब्जा कर रखी थी। चाची बहुत बूढ़ रहनी, और चाची और भतीजा में विवाद चलत रहा, और करीब 20 बरस से चलत रहा। कुल पद पंचायत होके जब कुल फेल हो गए, भतीजा जो न कलस कि हम न थे,
चाची कहे कि यार जो उचित दाम है वो तो दे दो मुझे। चाची की शायद बेटियां थी उनको। चाचा ने जमीन पे कब्जा कर रखा था, भतीजे ने जमीन पे कब्जा कर रखा था। चाची अपना हिस्सा मांगती थी, भतीजा नहीं देता था। पंचायत ने चाची के फेवर में फैसले दे दिए 20 बार, भतीजा फिर भी खाली नहीं करता था। अंत में चाची ने जो है मात्र 2.5 लाख रुपए में, 2.5 करोड़ की जमीन 2.5 लाख रुपए में एक माफिया को बेच दी। माफिया का है साहब जी हम लोग जमीनिया लिखा ले लिए, कल खाली कह दिया। साहब जी नहीं माने। 4 दिन बाद 2 ठो लौंडे आए, ठच से मारे, साहब जी टैम बोल गए, माफिया ने जमीन लिखा लिया। आज भी है सत्तर में जमीन। तो सर ये चाची भतीजे का झगड़ा तो समाज में रहेगा, और इसका लाभ जो है में, और इसका लाभ माफिया लेता रहेगा। हर गांव में एक आध साधु दुबे रहेगा, हर गांव में एक आध नावल्द रहेगा, हर गांव में एक आध व्यक्ति ऐसा रहेगा जिसकी सिर्फ एक बेटी होगी, 2 बेटियां होंगी। तो आप भारत को नहीं बदल सकते। ऐसा ही सर एक केस और मैं आपको याद दिलाऊं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक प्रथा थी पॉलीगैमी की, पुराने जमाने से चली आ रही थी, जिसमें समाज की यह सोच थी कि जमीनों का अधिक बंटवारा न हो, इसलिए 4-5 भाइयों में एक ही पत्नी आती थी। उत्तराखंड में भी ये रही है, हाँ, हिमाचल के कुछ पार्ट में रही है, हाँ, हिमाचल के कुछ पार्ट में रही है, उत्तराखंड में रही है पॉलीगैमी की। समाजों में ये होता है और उसमें मूल जो मान्यता है, हाँ, उसमें मूल जो है वही जमीनें हैं सर, जहां की जमीन का बंटवारा ना। तो एक ही माँ होती थी परिवार में। तो सर हुआ क्या कि धीरे धीरे इस व्यवस्था में जब क्षरण हुआ तो कुछ लोग बागी हो गए। अब 5 भाई थे, बेशक उनकी एक ही पत्नी थी, पर एक भाई बोला नहीं मैं तो अपनी जमीन बेचूंगा। तो बाकी जो बेटे थे परिवार के वो सब भी बागी हो गए कि ऐसे तो कैसे बेच दे पा। तो सर ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत इत्यादि इलाके, ये वाला जो बेल्ट था, तो इन लोगों को शायद रड़ुआ कहा जाता था। तो सर यहाँ पे ऐसे वृद्ध, अच्छा ये सारे थे वृद्ध, सब 70, 80, 90 साल के लोग थे, तो इनकी हत्याएं होने लग गई थी। ऐसे लोग जो कि इस व्यवस्था से बगावत कर रहे थे, ऐसे लोगों की हत्या होने लगती। तो वहां पे बकायदा 4 जिलों की मीटिंग हुई थी। जब वो आईजी साहब, आईजी जोन ने जब मीटिंग लिया, उसने बोला कि अगर आपके इलाके में एक भी रड़ुए की हत्या होगी तो समझ लेना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। एसएसपी को टाइट किया था। अपने इलाके के प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का डाटा बनाइए जिस पर इस प्रकार का कोई खतरा है कि उसके भतीजे, उसके बेटे उसकी हत्या कर सकते हैं परिवार में, और उनको सुरक्षा प्रदान कीजिए। ऐसी दैट मीन्स वो हत्याएं ऐसी होने लग गई थी समाज में। तो ये एक सामाजिक समस्या है सर, आप इसको इतना हल्के में नहीं ले सकते। मैंने बोला ना हर गांव में एक आध साधु दुबे होगा। तो अब नाव प्रशासन को, जैसे पूर्वांचल पश्चिम के उस आईजी ने अपने इलाके की पुलिसिंग को टाइट किया है ना कि हर एक ऐसे व्यक्ति का डाटा बनाइए जिसके ऊपर ऐसा कभी, जिसकी जमीन पे, जायदाद पे या जिसकी जान पे कभी खतरा हो सकता है। तो आखिर देवरिया जिले के प्रशासन ने साधु दुबे जैसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उनकी संपत्ति को सुरक्षित रखने का, कि मात्र 2.5 लाख रुपए में कोई उनकी 9 बीघा जमीन हड़प न ले, अगर ये व्यवस्था की होती प्रशासन ने तो क्या ये नौबत आती? आप बताइए। और अभी ऐसे न जाने कितने साधु दुबे देवरिया जिले में और होंगे, हर जिले में। बिल्कुल ठीक बात जी। तो अच्छा, ऐसे में मैं शलभ मणि जी के बयान का समर्थन करता हूं। शलभ मणि त्रिपाठी जो देवरिया के स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया है कि अगर प्रशासन सचेत होता और प्रशासन संवेदनशील होता, यदि हमारे प्रशासक संवेदनशील होते तो यह दुर्घटना बचाई जा सकती थी। क्योंकि साधु दुबे के परिवार के साथ एक भूमाफिया ने अत्याचार किया था। साधु दुबे को सरकार के, प्रशासन के
समाज के संरक्षण की जरूरत थी और सरकार, समाज, प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठा रहा। नहीं, यहाँ तो फेल हुआ, सीधा सीधा हुआ है फेल, वो तो सामने दिखाई दे रहा तो है यहाँ मैं शलभमणि त्रिपाठी की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने बहुत सही पॉइंट पे इंगित किया है। तो उम्मीद है उसके बाद ही मुझे लगता है कि जो है बाकी चीजें भी, जो अभी योगी जी ने, जिसका हम लोग जिक्र किए ही, कि उन्होंने सीधे कहा कि भाई तहसील जो है, पूरी तहसील जिम्मेदार होगी। तो अब देखा जाए इस तरह की चीजें कैसे रुकती हैं। अच्छा, ये एक जो बात देखी जाती है कि घर की समस्या, जैसे आपने कहा ना, वो बड़ा अच्छा उदाहरण था कि चाची और भतीजे का झगड़ा, लेकिन उसमें जो है वो लाभ कोई, तो कुछ एलिमेंट हर जगह ऐसे होते हैं, खुरापाती रहे, परंपरागत रूप से रहे, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के जो है झगड़े वाली जमीन खरीद लेना, बैनामा करा लेना। कुछ तो वकीलों में भी ये होता है कि मुकदमे लड़ रहे हैं अपना, ठीक है, उसी में कोई उनके जानकारी में रहता है कौन सा लिटिगेशन में है, कौन सा डिस्प्यूटेड है, तो वो भी जो है, बहुत सारे ऐसे लोग वकीलों के संपर्क में रहते हैं जो खाली लिखा देते हैं, मुखबिरी कर देते हैं कि ऐसा है, बेवा है, जैसे आपने कहा कि वो अरुणुआ है, बेवा है, अब बच्चे नहीं है, तो ऐसा होता है जी। तो इसमें ये तो सिलसिला फिर कहीं जाके खत्म ही नहीं होता हुआ नजर आ रहा है ना सर। भू माफिया वकील साहब के संरक्षण और निर्देशन के बिना पनप ही नहीं सकता। अरे हम तो जानते हैं साहब को, हम बताए आपको हर भू माफिया के पीछे एक खुरापाती वकील होता है। बिल्कुल। और फीस पे नहीं, बकायदे फीस पे नहीं, वो प्रोजेक्ट में जो है परसेंटेज पे रहता है शामिल। स्टेक होल्डर होता है। वकील साहब लोग की शेयर होल्डिंग होती है। ठीक बात है, और पूरा पैटर्न है साहब, उसमें जो है पूरी डील होती है, उसमें लोकल थाना, रेवेन्यू है, उसमें जो है लेखपाल, पटवारी और ये सब जो है। तो हमको लगता है कि अब इससे थोड़ा बंदोबस्ती जो हुई है, योगी जी ने किया है कि भैया पूरा तहसील नापा जाएगा। तो आपकी बात से ही मुझे सहमत होना पड़ रहा है। मैंने समाज की बात की कि बिना मोटा सा डंडा उठाए, मतलब सख्त से सख्त कानून की बात क्यों? नहीं, देखिए वही जो मेरठ बागपत के आईजी साहब ने जो किया था ना सर, वो पूरे प्रदेश में करना पड़ेगा। और ये एक देखिए, इस कांड के बाद चाहेगा तो यूपी अपने आप एक बहुत बड़ा रिफॉर्म करने का एक रास्ता खुल गया है कि आप पूरे प्रदेश में हर गांव में ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कीजिए जिनको सरकार के संरक्षण की जरूरत है, नहीं तो उनके साथ अत्याचार न हो जाए। सर ये अच्छा, एक बार एक प्रदेश के लिए कितना मुश्किल काम है। हर गांव में एक आध आदमी तो ऐसा है ना। बिल्कुल सही बात, आप बताइए। अच्छा एक मिनट, सरकार ने दलितों के हितों की रक्षा करने के लिए एक नियम बनाया कि उनकी जमीन आप कलेक्टर साहब की परमिशन के बिना नहीं बेच सकते। ये नियम है ना, क्योंकि उनकी जमीन कल को कोई औने पौने दाम में न खरीद ले। जैसे पहाड़ों की कृषि भूमि को दिल्ली का कोई होटलियर आके न खरीद ले, इसके लिए ये नियम बना ना। इसी तरह आप नियम लिखिए, नावल्द आदमी जिसकी सिर्फ बेटियां हैं या जो मंदबुद्धि है, 4-5 कैटेगरीज बनेगी एक मैक्सिमम। बिल्कुल ठीक बात। कोई विधवा, बेवा, नावल्द है, या जो अशक्त असहाय व्यक्ति है, ठीक, उसकी जमीन कलेक्टर साहब की परमिशन के बिना रजिस्ट्री नहीं होगी। आप ये नियम बना दीजिए सिर्फ एक, और ऐसे लोगों को चिन्हित कर दीजिए, अपने रेवेन्यू के रिकॉर्ड में दर्ज कर दीजिए कि इस आदमी की जमीन जो खरीदेगा तो कलेक्टर साहब के संज्ञान में होना चाहिए। आप बताइए, एक दिन में ये समस्या हल हो जाएगा। और पटवारी को बोल दीजिएगा, चलो सर्वे करो अपने गांव में, बताओ कितने लोग इस श्रेणी के हैं। एक श्रेणी बना दीजिए, एक श्रेणी बना दीजिए। 15 दिन के अंदर ये काम पूरे प्रदेश में हो जाएगा। पटवारी सर्वे करेगा, एसडीएम साहब उसको वो करेंगे, तहसीलदार एसडीएम मिलके, हो गया।
बिल्कुल ठीक बात है। और इसको तो, इस सुझाव को तो जो हाँ। योगी जी ने अपने आदेश में नापा है कि भैया ऐसा कुछ भी हुआ, रेवन्यू का जो भी मैटर होगा, अगर उसमें कोई हत्याबाजी और इस तरह की चीज हुई तो तहसील नपेगा। तो हमको तो लगता है कि आपकी सलाह जो है वो तहसील वालों कर्मचारियों को खुद है वॉलंटरली शुरू कर देना चाहिए कि भाई चलिए अब ऐसा नहीं, करते मैं हैं। तो अब आप मुझे याद दिलाएगा, मैं मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे सुझाव लिखूंगा। बिल्कुल। बल्कि और मैं मुझे लगता है कि शलभ मणि जी, तो मेरी बात होती है, मैं शलभ मणि जी को खुद सुझाव दूंगा कि आप विधानसभा में ये सुझाव दीजिए, सरकार को ये सुझाव दीजिए कि प्रत्येक गांव के ऐसे किसी अशक्त व्यक्ति का आप रिकॉर्ड बनाइए और उसको संरक्षण प्रदान कीजिए प्रशासन का। ठीक बात है। इस ये वाकई एक अच्छा कदम हो सकता है। अच्छा पहलवान जी, चलते चलते एक जाति आधारित या समुदाय आधारित, जैसे होता है ना कि कुछ पेशे, जराइम में भी कुछ पेशों में कुछ लोग का वर्चस्व रहा है, ये देखा गया है। हालांकि ये बड़ा हमारे यहाँ भारत में या मतलब उत्तर उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई पुराना इतिहास नहीं रहा है कि पहले भी ऐसा होता था। हाँ, कोई लड़ाका कौम थी, कोई कुछ कौम थी। तो जैसे आपके यहाँ पहलवानी में क्राइम घुसा पहलवानों लोगों के साथ, तो सुशील कुमार और तमाम जो है वो सब उदाहरण आपके यहाँ है। तो यहाँ जो है वो भी क्या गांव के स्तर पर आप एक नई, अब भाई रिश्तेदारियों की बात हमने कर लिया, ये सब बात, एक आपने कहा ना कि एक दुबे हर गांव में हैं जो नाबल्द हैं। तो ये जो समुदाय आधारित माफियागिरी गांव स्तर पर, जिसको आप माफिया भी न कहें, दबंग भी जैसे शब्द न कहें, लेकिन वो है मनबड़, वो कर लेता है, ऐसा हर एक गांव में है। लेकिन कहीं कहीं समुदाय आधारित है, ये कितना देखते हैं? है, पर राजनीतिक संरक्षण होना जरूरी है। ऐसे हर कोई भी व्यक्ति बिना राजनीतिक संरक्षण के ये नहीं कर सकता। राजनीतिक संरक्षण तो होगा। और देखिए, कोई भी दुनिया का रिफॉर्म राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना हो नहीं सकता। माफिया पनपता है राजनीतिक संरक्षण के कारण, उसका उन्मूलन होता है वो भी राजनीतिक इच्छा शक्ति से होता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है ना? बिल्कुल ठीक बात है भाई। जो जिसको जन्माता है तो कंट्रोल करना, वो होता है ना कि एक तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भोजपुरी में एक तो कहावत है, मोर हाल मोर माई जाने, कठवत भर पिसान साने हैं। तो लड़का कितना खाता पीता और काका खाता है, वो असली बात जो है महतारी जानती है। तो ऐसी बात नहीं जानती है। बिल्कुल जी जी, माँ जानती है। तो मुझे लगता है कि देखिए, घटना हुई है, क्राइम की घटना है, हत्या हुई है, लेकिन सबसे एक अच्छी बात जो अभी तक उत्तर प्रदेश के समाज में है कि इसको लेके लोग, इसके कानूनी पक्ष, इसकी वजह, वो बदमाशी, इसको ज्यादा देख रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। बाबा जी, आज हमें लगता है अगर कुछ और आप इस पे जोड़ना चाहें तो जोड़े। बस आज बहुत अच्छी बढ़िया चर्चा रही, बड़ी सार्थक चर्चा रही। जी जी दर्शकों, हमें लगता है कि हमने एक सार्थक चर्चा की होगी, आपकी एक राय बनी होगी। और कैसी रही ये चर्चा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाबा जी के चैनल पर भी बताइए, दत्ता की खरी खरी पे और प्रारंभ पे भी। तो आज के लिए बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों से विदा लीजिए आप। दर्शकों, आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत